So, good morning. We will start next paper today. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक बहुत दोनों के लिए यूजफुल होगा वो पेपर। ठीक है, तो सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई थिंक दिस ईयर may बी वेरी एस्पेस फॉर यू। 10th का बहुत अच्छा स्कोर करो आप इस साल। ठीक है, और ये साल आपके लिए यादगार बने। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब हम और जो हम लोग पेपर करने के साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर अपना टारगेट है कोचिंग में, जेई फाउंडेशन का कोर्स भी स्टार्ट होगा। जो 10th पास करेंगे स्टूडेंट उनके लिए जेई और नीट का फाउंडेशन का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड क्लास 11-12 का पीसीएमबी का सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एंड साथ में जो बच्चे आरएमएस नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्सेज यहाँ पे चलेंगे। 9th अप टू 10th क्लास साइंस एंड मैथमेटिक्स का मेन फोकस रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग सारी करेंगे और कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज पेपर। ठीक है, मैथ स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दोनों के लिए ये पेपर बहुत यूजफुल होगा। दोनों बच्चे इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ a very first question for today's session. This is the very first question. The ratio of HCF and LCM of the least composite number and the least prime number. You know what is the least composite number? Least composite number. Least composite number, that is 4. That is 4. And least prime number. Least prime number. 2. So ratio of these two number 4:2. What is the answer? Okay, the ratio of HCF and LCF. Okay, so what is the HCF? HCF of these two number, that is 2, and LCF of these two number, that is 4. Now ratio of HCF to LCM, so 2:4. What is the answer? 1:2. 1:, यही क्या सबने? 1:2 will be your answer. Okay. Next question. Root of the equation x square plus 3x minus 10 इक्वल टू 0 आर। जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे? तो वी विल अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. So we will divide 10 into such factor which product is 10 but addition is 3. So we can take plus 5 and minus 2. So x square plus 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहां से क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. कॉमन पूरे में से क्या आएगा? x प्लस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो एक बार आप लिखोगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2. कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या आएगा? 5 कोमा माइनस 5 कोमा 2, 2 कोमा माइनस 5, ऑप्शन ए. 2 कोमा माइनस 5, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, गलती कहाँ होती है? यहां साइन के साथ आप गलती करते हो.
साइन के साथ गलती नहीं करनी है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, चेक कर लीजिए, √6, देन 24 को लिख दो 6 इंटू 4 एंड 54 को लिख दो 9 इंटू 6। तो यहां से क्या बना ये √6, दिस वन इज 2√6, दिस वन इज 3√6। तो √6 सब में आ रहा है, एक एक रूट ऐड होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट सीरीज ऑफ दिस वन, दिस इज 4/6। 4√6 को जब अंदर करेंगे क्या आएगा, 6 इंटू 16। तो 16 6 जा कितना होता है, 96। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझ में आ गई बात, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? सही किया था सबने? नहीं, क्यों भाई, सही करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस equal to y coordinate. Y coordinate. So here y coordinate is 7, then distance of the given point from x axis is equal to 7. If they ask what is the distance of the point from y axis, so distance from y axis is distance of any point from y axis equal to what, x coordinate, x coordinate. So this one is be -1. तो ये ध्यान रखना, किसी भी कोऑर्डिनेट की y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट एंड x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होती। दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू नो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई r स्क्वायर, हाफ पाई r स्क्वायर। व्हाट इज द r, r इक्वल टू d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर, d/2 का होल स्क्वायर, 1/2 पाई d स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज 1/8 पाई d स्क्वायर, 1/8 पाई d स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। The empirical relation between the mode, median and mean are, तो मोड मीडियन और रिलेशन में होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रखना है इसको, क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कई बार किस क्वेश्चन में क्या होता है, वो फॉर्मूला कहाँ यूज होता है पता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कई बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोड फाइंड नहीं कर सकते हैं, मोड फाइंड नहीं कर सकते, तो उसमें हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा, देन मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन वी विल फाइंड मोड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जैसे कई बार क्या अपने मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी किसी दो क्लास के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मॉडल क्लास जो लास्ट फ्रीक्वेंसी वाला आ गया, किसमें आ गया, अब उसमें आपको F2 नहीं मिलेगा, या सबसे पहली फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लास बन गया तो इसमें आपको F0 नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं हम लोग, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। तो इसमें F0 और F2 दोनों होना चाहिए। F2 मतलब अगर जो लास्ट क्लास के अंदर मॉडल क्लास है तो उसके बाद F2 मिलेगा क्या, आपको नहीं मिलेगा। अगर पहली क्लास मॉडल क्लास है तो क्या आपको F0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीधा मोड फाइंड नहीं कर सकते हैं। उस केस में मोड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा। यूजिंग द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन वी विल फाइंड मोड। The pair of linear equation 2x equal to 5y plus 6 and 15y equal to 6x minus 18 represent two lines which are,
कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है? तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दे कि 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दे -6x प्लस 15y माइनस 18 प्लस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 निकालेंगे, 2 अपॉन माइनस का 6 माइनस का 1/3, b1 अपॉन b2 minus 5 upon 15. This is also minus 1 upon 3. C1 upon C2, that is 6 upon 18 minus ka. This is also minus 1 upon 3. So A1 equal upon A2, that is equal to B1 upon B2, that is equal to C1 upon C2. तीनों equal है, that means lines are coincident. कौन सी है? Coincident है. Coincident. How many solution for coincident lines? Infinite many solution. Infinite many solution. और इसको कौन सा बोलते हैं? पेयर बोलते हैं कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। इनकंसिस्टेंट केवल किसको बोलते हैं? जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइंस को बोलते हैं। कौन सी लाइंस को बोलते हैं? पैरेलल लाइंस को। ठीक है, समझ में आ गई चीज? If a and b are the zeros of the polynomial, then value of a plus b. a plus b हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यू नो कॉपी अपने पास जब अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। इसमें ए देखेंगे कितना, हमारे पास इक्वेशन है वो इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस कुछ है नहीं, मैं चलिए तो 0x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप निकालोगे a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 0 अपॉन ए 1 है, तो कितना आएगा आंसर? 0। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा यहाँ पे? 0। सम ऑफ जीरोज पूछा इसने, इनडायरेक्टली क्या पूछा है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? 0 होगा। और अगर आपको पूछा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? a इंटू बी पूछता, क्या होता बेटा बताओ? माइनस a इंटू बी होता सी बाई ए। सी कितना हमारे पास? -1 अपॉन 1, तो -1 आता। a इंटू बी कितना आता? अगर पूछता a इंटू बी क्या होगा, तो -1, क्योंकि a प्लस बी सम ऑफ जीरोज, a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो फॉर्मूला पता हमें, c बाई ए और माइनस का b बाई ए। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन्स एलिवेशन इज। सन का एलिवेशन कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो, ये एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर, और ये कितना है? 2√3। आपको फाइंड क्या करना है? थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यू नो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट? P बाई बी, तो P6 अपॉन बी 2, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन √3। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? इस ऊपर वाले को लिख दो, 3 को, √3 इंटू √3 अपॉन √3। एक √3 से एक √3 क्या हो गया? टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? √3। √3 किस पे होता है? थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। समझ में आ गई बात? या कोई समस्या है? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द कॉट थीटा। ये तो कर रखा क्वेश्चन ही है। सेक थीटा किस फॉर्म में लिखना है? कॉट थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो यू नो ऐसे लिख दो मैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले ऐसे लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो सेक थीटा इक्वल टू इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले से स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। सबने सी किया, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो।
नेक्स्ट, two dice are thrown together, the probability of getting the difference of the number on the upper face equal to 3 is, दो डाइस को थ्रो किया गया है तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द अपर फेस इक्वल टू 3। तो आपको पता दो डाइस को थ्रो करने पर टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 36 बनती है। तो हम लोग ऐसे सैंपल स्पेस बना ले एक बार के लिए। दो डाइस को थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह सिमिलरली इधर भी ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां से क्या होगा इसका 1,1 हो सकता है, 1,2 1,3 1,4। ये टेबल आप पहले ही बना सकते हो एग्जाम के अंदर, ताकि एक क्वेश्चन आए तो आराम से कर सको। 2,1 2,2 2,3 2,4, नेक्स्ट 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। ये आपका सैंपल स्पेस बनता है। ये क्या बनता है? इसका सैंपल स्पेस बनता है जब दो डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो करते हैं, तो ये सैंपल स्पेस बनता है। अब इसने पूछा नंबर का डिफरेंस 3 होना चाहिए। नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा? 3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपका डिफरेंस 3 कहाँ है? यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, और कहीं डिफरेंस 3 दिख रहा है आपको? है? हाँ, यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, और यहाँ डिफरेंस 3 है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस 3 है क्या? और कहीं भी डिफरेंस 3 नहीं है? पक्का? तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, 6 अपॉन 36। आंसर कितना आएगा? क्या आया सबका? वेरी गुड, शाबाश। यही 6 निकाले आपने, दिख रहे हैं आराम से। एक डायगोनल ऊपर बन गया, एक डायगोनल नीचे। कोई दिक्कत है? कई बार हमेशा जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली वो किस में आता है? 2 नंबर का सम पूछ रखा होता है कि सम 2 होने की, सम 4 होने की, सम 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसने क्या पूछ लिया? डिफरेंस पूछे। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इफ AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सिमिलर है ABC QPR का, तो ये लाइन इसके सिमिलर है, ठीक है। AC इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 5 एंड QR इक्वल टू 3, PR इक्वल टू X, देन वैल्यू ऑफ द X क्या होगी? X की वैल्यू, ठीक है। कैसे करोगे बेटा? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ए बी सी ट्राइंगल ABC, ये साइड और ये साइड, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये साइड और ये साइड लेनी पड़ेगी हमें, ये साइड और ये साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा फिर इसमें, बताइए कैसे करेंगे आगे सोल्व इसको? 6/3 इक्वल टू 5/x, तो कितना आएगा x? 6x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा?
15/6 सॉरी, तो 2.5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ये होता है, सबको आता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या रहता है? 0,0, तो -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो 6 - 0 करो चाहे कुछ भी करो, तो 6 प्लस का स्क्वायर करने के बाद प्लस का होगा, और ये 64 होगा। आंसर कितना आएगा? 100 का मतलब आंसर कितना आया? 10। सबका 10 आ गया। कोई- ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल with center OPQX and POQY, then X plus Y। ये पता आपको ये 90 है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो आपको पता है कि X plus Y plus 90 इक्वल टू कितना होगा? 180। तो X plus Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 90 आ जाएगी। कोई दिक्कत है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, TA is the tangent to the circle with center O such that OT equal to 4 centimeter. OT equal to 4 centimeter, OTA equal to 30 डिग्री, लेंथ ऑफ TA। ये 30 डिग्री दे रखा है, ये हाइपोटेनियस दे रखा है, ये बेस हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो हमें पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 इक्वल टू बेस कितना है? फाइंड करना TA, हाइपोटेनियस से 4, cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 4 इक्वल टू TA। तो TA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√3। कितनी आ जाएगी बेटा? 2√3। कोई समस्या है अब इसमें? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। इन ट्राइंगल, ये DABC कुछ नहीं, ये क्या लिखा है? ट्राइंगल लिखा है। ट्राइंगल ABC, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, PB इक्वल टू 6, PB कितना है? 6, AP इक्वल टू 4, AQ इक्वल टू 8। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। ऐसे तो कर सकते हो, पहले तो ये फाइंड कर लो, नीचे वाले चाहिए। तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP कितना बेटा? 4, 6 इक्वल टू 8 अपॉन QC। तो QC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 6 अपॉन 4। तो QC की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। 12। अब हमें पूछा क्या है? AC। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 प्लस 8। आंसर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ A and B are the zeros of the polynomial Px equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 upon A plus 1 upon B will be। तो पहले A और B निकाल दें इसका। क्या निकालना है? A और, नहीं निकालना मत निकालो, आप ऐसे कर दो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एलसीएम ले लें बेटा दोनों का, ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर A प्लस B, तो A प्लस B क्या होता है? -B/A। तो -3/4 अपॉन C/A होता है इंटू B, तो -7/4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर, तो 4 से 4 भी कट गया, तो क्या आया? -3/7। कौन सा ऑप्शन है -3/7? डी ऑप्शन। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. The probability that card drawn is not an S। S कितने होते हैं? 4 होते हैं। नॉट एन एस मतलब 48। बाकी कितने कार्ड बच गए? 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नॉट एन एस की? 48/52। तो आंसर कितना आएगा? 12/13। 12/13 ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नॉट एन एस पूछा। एस होता तो क्या होता? 4 अपॉन, तो 1/13 हो जाता। एसरेशनिज्म देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लीप ईयर
हैज 53 संडेज 2/7, बिल्कुल ठीक है। लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो उन 2 में से कोई भी एक संडे हो सकता है, 2/7। प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7, नहीं, नॉन लीप ईयर में 1/7 होगी। नॉन लीप ईयर में कितनी होगी? 1/7। तो ये क्या है? एसरेशन सही है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, ये वाला। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है कि ए बी सी आर इन ए पी इफ ओनली टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, बिल्कुल सही बात है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, क्या है? एड नेचुरल नंबर क्या होता है बताए? 1, 3, 5, 7 अप टू एन। आप एन डिजिट का सम फाइंड कर सकते हो। एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम ज्यादा सोचिए मत, जैसा क्वेश्चन है वैसा करते रहिए। एस एन इक्वल टू क्या होगा? n/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, कितना बेटा? 2 है तो 2, तो वैल्यू डालो कितनी होगी एस एन की? n/2 2 प्लस 2n-2, ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा मेरे पास? n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आ गया? n²। इसका मतलब एसरेशन और रीजन दोनों सही है, पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो इसका है नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, इसका मतलब क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू पोर्शन। आई थिंक यू ऑल डू वेल इन एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट पार्सन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पार्ट दैट इज थियोरेटिकल पार्ट, जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यह रहा आपका पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का 2 मार्क्स का। Two numbers are in the ratio 2/3 and their LCM is 180. What is the HCF of these number? सिंपल नंबर है। क्वेश्चन क्या करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? कि let two number is 2x and 3x. Now we have property product of the number. Product of the number that is equal to LCM and HCF not given. LCM and HCF not given. Then how we will find HCF? बताओ कैसे करोगे? नंबर का रेशियो दे रखा है एंड एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ फाइंड करना है। बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ी दिक्कत हो गई। अरे कुछ दिक्कत नहीं हुई है, कुछ दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर है कुछ ना कुछ एक्स। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स है कि नहीं है? दोनों में कॉमन फैक्टर जो होता है वो एलसीएम के अंदर अपन एक ही बार लेते हैं, बाकी सभी नंबर को लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता है? तो लेट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था? एक्स था। क्या था? इसको एक बार लिया, ये जो एक्स्ट्रा बच गए वो आपको अलग अलग लेने हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए? एलसीएम। इक्वल टू कितना आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। जो कॉमन फैक्टर तो एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 180। कितना आ गया? 180। अब बताओ कितना होगा? तो x इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया? 30 नहीं आ गया? 180/6 कितना आ गया? 30। इसका मतलब एक नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 60। दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? 90। अब बताओ दोनों का एचसीएफ क्या होगा? अरे कुछ नहीं, एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर वही तो एचसीएफ होता है, निकालने की जरूरत कहाँ है? एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होगा? जो आपने एक्स निकाला वही तो एचसीएफ है, वही तो क्या है? एचसीएफ है ना। मजेदार क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आराम से हो रहा है। कंसेप्ट आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए? कंसेप्ट। रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको पता होना चाहिए एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में एक कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर को हम एक ही बार लेते हैं, बाकी सब नंबर जितने भी बच जाते हैं उन सबको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉमन फैक्टर के साथ। करना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता है? और वो कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ। या आप इससे भी लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है पता है? एलसीएम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ इनटू इनटू नॉन कॉमन नंबर, नॉन कॉमन नंबर। तो जो रेशियो बनता है, रेशियो किसके लिए बनता है? नॉन कॉमन नंबर का ही बनता है। रेशियो किसका बनता है? नॉन कॉमन नंबर का ही तो बनता है। कॉमन नंबर तो क्या आ जाएगा रेशियो में?
कॉमन नंबर रेशियो में कट जाता है ना, रेशियो में कॉमन नंबर क्या होता है, कट हो जाता है। तो ये ध्यान कौन रखेगा, गजेंद्र भाई, तुझे रखना पड़ेगा ना, तो रखो, ये तो सभी का गलत हुआ होगा आई थिंक, है ना। नेक्स्ट, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सीधा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, एक का रेसिप्रोकल है ना दूसरा, ए सी की जगह माइनस के माइनस टू ए कितना है 6। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, माइनस के प्लस 2 अपॉन 6, तो 6 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का के प्लस का 2, तो माइनस का के इधर जाएगा तो प्लस का के हो जाएगा, इक्वल टू 2 - 6, के इक्वल टू आ गया माइनस का 4। आया सबका आंसर माइनस का 4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधा पूछा है सम एंड प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस का 9/2, कितना आ गया आंसर, 9/2। अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है 4/2, आंसर कितना आएगा 2। आ गया सबका, ये भी कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, चलो वेरी गुड। इसका और वाला पार्ट भी हमने कर लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस कमेंट द नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है बताओ, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी कितना है 0, -4, ए कितना है 4, सी कितना है माइनस का 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 × 5 √80। पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है तो पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो टू डिस्टिंक्ट, हाँ, टू डिस्टिंक्ट एंड, रूट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अगर डी लिखते हैं तो फिर रूट लगाना, डी नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंक्ट एंड रियल, वैसे नहीं लगाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है, क्या निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव निकालना। समझ में आ गई बात, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, रूट नहीं लगाते हम लोग, क्या नहीं लगाते हैं, तो ऐसे भी सीधा कर लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 5, तो ये कितना आ गया, डी प्लस का 80 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होगा, क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होगा। कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो अपने पास जो सैंपल इसमें बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसमें पूछा एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, हेड नहीं आए तो भी चलेगा, तो एटमोस्ट, इसमें हेड नहीं है चलेगा, ये भी एक है ये भी एक है, तो ये तीनों आपके फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/4, 3/4। एटलीस्ट वन हेड पूछता तो भी 3/4 आती, ओनली वन हेड पूछता तो 2/4 होती। तो एटमोस्ट वन टेल पूछे, तो एटलीस्ट वन टेल पूछे, इन सभी में क्या होती है 3/4 ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूट दी सिंपल, ये तो सिंपल है, कुछ है नहीं। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर, -4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अपॉन, ये तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की सीधी वैल्यू 1 डाल दो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, तो क्यों वैल्यू डाल के सोल्व करनी। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 -4 और 4 16/3 -1, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा सबका 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 64 -12, तो आंसर कितना आएगा
ये आ गया तुम्हारा डिफरेंस दोनों का कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 61 अपॉन फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आ गया ये सबका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगी था आपको मैंने, है ना। अगला क्या बोला, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, टू कॉस ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन ए प्लस बी। तो आपके पास एक तो दे रखा साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी की वैल्यू जीरो कब होती है साइन के अंदर, साइन 90 पे जीरो नहीं होता, साइन जीरो पे जीरो होता है। तो ए माइनस बी क्या होगा आपका, जीरो होगा। 90 कब होता है बेटा, टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन लिख दूं मैं इसको, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन बाई टू। तो वन बाई टू कब होता है कॉस में, 60 पे होता है। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए माइनस बी कितना है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, वैल्यू ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड कर दो, टू ए इक्वल टू कितना आ गया 60, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, तो बी भी कितना आएगा 30 आएगा, तभी तो जीरो होगा। तो ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड एज वेल एज बी इक्वल टू आल्सो 30 डिग्री। आया सबका आंसर, ये नहीं होगा ऊपर वाला क्या होगा ना। अगला अपना 3 मार्क्स का सेक्शन आ गया। देखो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, होता है कि नहीं होते हैं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आज -14 एंड 2 रेस्पेक्टिवली एंड लीस्ट टर्म इज 62। लास्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस का 14, ए 5 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 4 डी, ए प्लस 4 डी। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू होता है ना ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फिफ्थ टर्म के लिए कहेंगे तो क्या होगा, एन की जगह लिखेंगे 5 माइनस वन 4 आ जाएगा। ए 5 कितना 2, ए कितना माइनस का 14 प्लस का 4 डी, डी निकल जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो गया 16 इक्वल टू 4 डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, डी आ गया। अब ए एन का फॉर्मूला डालेंगे वापस से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना हमारे पास 62, ए कितना है माइनस का 14 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास कितना है 4। इसको उधर भेज दे, कितना हो जाएगा ये 86 या 76, कितना हो जाएगा 76 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। तो ये कितना आ गया एन माइनस वन इक्वल टू 76 अपॉन 4 कितना आएगा 19। तो एन माइनस वन इक्वल टू 19, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। आ गया सबका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टर्म्स, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है ये दिख रहा है आपको, 4 का आ रहा है, ये कितना आ रहा है माइनस का 4 हो रहा है ना, डी इक्वल टू आपका -4 है, ठीक है। और क्या है एन आपको फाइंड करना है, और क्या है ए आपका है 65, और ए एन क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन जीरो। क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन जीरो। तो हम लोग ऐसे वैल्यू डाल दें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, कितना होगा ए एन की वैल्यू, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ए एन फाइंड करना हो तो देख लेंगे, एन फाइंड करना है, ए कितना बेटा 65 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 4 मस्ट बी लेस देन जीरो, मस्ट बी लेस देन जीरो। अब इसको हम लोग इधर भेज दें 65 को, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 4 मस्ट बी लेस देन -65। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी क्या होती है चेंज हो जाती है। तो एन माइनस वन इंटू 4 ग्रेटर देन 65, तो एन माइनस वन ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 65 अपॉन 4। तो ये कितना आएगा आपका एन माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन 16.25। तो एन मस्ट बी ग्रेटर देन 17.25। 17.25 से बड़ा नंबर क्या होगा, एन इक्वल टू कितना आएगा 18। कौन सा आएगा 18। समझ में आ गई बात, ऐसे करना है इसको। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलो।
नेक्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये तो पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर में रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। नाउ बाय सिंप्लीफिकेशन, we get two co-prime number, two co-prime number a upon b. Co-prime means no common factor. Root 5 equal to a upon b. Square both side, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या होगा स्क्वायर बोथ साइड करने से, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 5। दैट मीन्स बी एक कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर अपॉन 5 भी एक कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। So a is also divisible by ये होगा। आप हमारे पास क्या लिख सकते हैं, आगे बताओ। a इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताओ। हाँ, ये कांस्टेंट होगा c इक्वल टू a बाई 5। ठीक है, तो हमारे पास a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5c। a इक्वल टू कितना आ गया, 5c। स्क्वायर बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25। a स्क्वायर क्या लिख दे, 5b स्क्वायर लिख दे। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हियर a कॉमा b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। but it contradict above statement, hence root 5 is a irrational। ये करोगे तब पूरा नंबर मिलेगा। किया सबने, कोई बीच में गलती नहीं की, पूरा इसी स्टेप करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा इस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट an angle between two tangent drawn from an external circle to a circle is supplementary to angle subtend the line joining the point of the contact of the center। ये है, यहां से और यहां से। अब आपको सेंटर से ज्वाइन करना है लाइन को, ऐसे ज्वाइन कर दोगे। आपको क्या प्रूव करना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये मान लेते हैं ए ओ पी और पी पॉइंट ले ले। अब हम लोग लेंगे टू प्रूव क्या करना है,
एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई। तो क्या आ गया? ए प्लस बी तो 90 है, ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ये 90 बना, ये भी कितना बना? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया? 90 प्लस 90 प्लस पी प्लस ओ इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180, इधर माइनस होकर 180 बचेगा। तो पी प्लस ओ इक्वल टू, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? 3 नंबर बताओ होगा? ये आपके एग्जाम आता है प्रूव करने का, आया लास्ट ईयर स्टैंडर्ड के अंदर। जैसे करना वैसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना सीधा हो रहा था आप सीधा कर लीजिए, इसमें सबसे इजी तरीका है नहीं है? है ना? या हार्ड है ये तरीका? पक्का इजी है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 है। ये प्रूव करना है। तो पहले कौन सा ले लें? LHS। LHS में क्या लेंगे? साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ऊपर से क्या कॉमन ले ले बेटा बताओ? साइन ए कॉमन ले ले तो क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा। अपॉन नीचे से क्या कॉमन ले लें? कॉस ए। यहाँ पे क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये बनेगा। 1 की जगह लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं 1 की जगह। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 की जगह लिख देंगे हम लोग ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ही माइनस करेंगे, 1 की जगह लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस, ये पास बच गया। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, ऊपर आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर नीचे वैल्यू क्या बन गई बेटा? सेम बन गई, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास केवल क्या बचेगा? साइन ए अपॉन, जो किसके इक्वल होता है? टेन ए के इक्वल। यही क्या है आपके पास? RHS है। हैंस रूट हो गया। या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इजी है ना? बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे? LHS ले ले पहले। LHS क्या कह रहा है? सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए। क्या कर लें? साइन कॉस में बदल लें, 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले ले सबका। एलसीएम लेना है इंटू ही करना है, सीधा इंटू हो जाएगा ना। 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, इधर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू कितनी आ जाएगी?
आएगी कि नहीं आएगी? आ गई 1? अरे आई कि नहीं आई? इजी था ना ये क्वेश्चन भी, एकदम आसान, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमने लिखा कॉस स्क्वायर है, ये कैसे हुआ पता है ना? आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, है नहीं? ये बहुत सिंपल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस कितनी है 5, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है आपका। ये 3 और दूसरे की 5, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड बनाओ दोनों की, ये तो बोला है। इसकी लेंथ पूछी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया बेटा 3, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 5, पाइथागोरस लगा दोगे, ओ ए बी और सी, ए सी इक्वल टू क्या 2ab हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो ए ओ कितना है 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा √25 माइनस 9 16, तो ए बी आ गया 4। कितना आ गया 4। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, कितना आएगा? ये तो आपके 9th का क्वेश्चन है कि नहीं है? तो 10th में पूछ लिया गया है, किसमें पूछ लिया गया है 10th में, है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px माइनस हैज 2 रियल रूट। क्या दे रखा px x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 रियल रूट होने चाहिए। तो इसको पहले लिख दो px स्क्वायर माइनस 2p x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2 रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा -2p का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह p और b की जगह c की जगह 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4p स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 24p, ऐसे लिख दे। एक p से एक p क्या हो जाएगा कैंसिल, तो p मस्ट बी ग्रेटर देन 24/4। p क्या होना चाहिए 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, तो वैल्यू ऑफ p मस्ट बी ग्रेटर देन 6। 6 के बड़ी वैल्यू p की है, तो हमेशा क्या करेंगे 2 इक्वल, इक्वल और रियल बोला ना, इक्वल में क्या होगा ये, तो बोल क्यों नहीं रहे भाई तुम लोगों को, क्या मुंह बंद कर रखा आपने हैं? जब इक्वल टू बोला तो क्या होगा यहाँ पे इक्वल साइन लग जाए, क्या लग जाएगा इक्वल साइन लग जाए, लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ सब हटा के इक्वल साइन लगा दो। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सीधी 6 आएगी, केवल क्या आएगी सीधी 6। 1/6 कैसे आएगी? हाँ। समझ में आ गई बात? अगला सेक्शन डी 5 मार्क्स का, देखो 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन इजी थे, ज्यादा हार्ड तो नहीं थे। A straight highway lead to a foot tower. A man standing on the top of the 75-meter high tower observed two car angle of depression 30 and 60 degree which are approaching the foot of the tower. One car is exactly behind the other same side of the tower. Find the distance between two car. Easy है, ये भी कोई खास नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जहाज वाला ऐसा क्वेश्चन है ना, जहाज की जगह इसने क्या दे दिया हाईवे दे दिया। यहाँ पे 75 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर बैठी हुई है अंजलि। तो यहाँ से पहले इस कार को देखा, फिर जो पास में आई है कार उसको देखा, एक दूसरे के पीछे कार है, ये कार 1 और ये कार 2। एंगल ऑफ बना डिप्रेशन का कितना, ये वाला 30 डिग्री बनेगा, ये वाला 60 डिग्री बना। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो ये पूरी कितनी मान लो एक बार के लिए x, ये कितनी मान लोगे y, कितनी मान लोगे? हमें क्या फाइंड करना है x माइनस वाई। तो पहले क्या फाइंड कर ले हम लोग बताओ, इस 75 और 60 का यूज करके y फाइंड कर ले। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू 75/y। 10 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 75/y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75/√3। इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो कितना है 25 √3 आ जाएगा।
25 आएगा नहीं आएगा बताओ। अब बाद में डाल देंगे ना, अभी क्यों डाल रहे हैं। अब आगे देखो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन एक्स। टेन 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 75√3। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो कितना होगा 75√3 -25√3। लास्ट में आंसर लाओ तब जाके वैल्यू डालो बेटा, इजी होगा। ये कितना हो जाएगा 50√3। अब वैल्यू डालो, कितना इजी है नहीं मल्टीप्लाई करना। देखो अगर पहले करते तो मल्टीप्लाई क्या होता, हार्ड होता। मैंने इसलिए बोल रखा हमेशा क्या करो, लास्ट में कैलकुलेशन करो, टाइम सेव होगा। तो डी इक्वल टू कितना होगा बताओ, 0 5 75, ये 35 और 36, 5 और 8, 86.50 मीटर। इतने डिस्टेंस दोनों। आ गया आंसर, इजी है ना। हाँ तो ये भी इजी है कि नहीं है। क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं आई थिंक, बुक में है। तो फ्रॉम द टावर टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, सामने एक केबल टावर लगा हुआ है कि नहीं है। इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के सामने से ऊपर देखते हैं इसके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन। ये तो ये वाला कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ से ये कितना बन गया 30 डिग्री। इस 30 का इस 7 का यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं। ये मान ला एक्स है तो ये भी कितना होगा बेटा एक्स। तो हमें फाइंड, ये तो 7 हो गया, ये ऊपर वाला केवल फाइंड कर लेंगे, ये कितना होगा y। तो पहले एक्स निकालना है उसके बाद वाई निकालेंगे। तो क्या होगा 10 30 डिग्री इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, 1/√3 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। आएगा नहीं आएगा, ये 7√3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा y अपॉन एक्स होगा। तो 7√3 लिख दूँ मैं सीधा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 इंटू 7√3 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 21। तो हाइट कितनी आएगी हमारे पास, हाइट कितनी आ जाएगी 21 प्लस 7, 28 मीटर। किसी किसी 28 मीटर आई, सबके आगे 28 मीटर। अगर आपने नहीं किया लास्ट वाला पार्ट तो एक नंबर कट हो जाएगा, 3 5 में से 4 ही मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा सबको, सबका सही हुआ ये, कितने आना चाहिए। क्यों माइनस क्यों करना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ना बेटा, तो ये तो पूरा टावर दिया होगा ना। हैं? अगला क्वेश्चन है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी एंड बी ए सी सी ए। अब प्रूव करना। देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले आई थिंक ऐसा कर चुके हैं, क्वेश्चन बुक में है ना। डी इज पॉइंट ए बी सी ट्राइंगल है ए बी सी। अब क्या प्रूव करना है, डी इज पॉइंट ऑन बी सी, ये पॉइंट डी है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसने कंडीशन ये दे रखी है कि एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बी ए सी के, बी ए सी के इक्वल है। ये गिवन है, गिवन में क्या क्या है हमारे पास, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। और टू प्रूव सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा हमारे पास, इन चीजों को अगर कंपेयर करें कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल ए टी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या है गिवन। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या है कॉमन।
कॉमन से क्या फायदा होगा, पाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तब अब अपन करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो क्या चाहिए, सी बी और सी डी चाहिए मुझे। क्या चाहिए, सी बी, ये बी सी पूरा और ये सी डी इसका आधा। अब यहां पे देखिए आराम से सोचिए ध्यान से, और सी ए का स्क्वायर। अब यहां देखो ये वाला जब एंगल लेते हैं, डी वाला एंगल, कौन सा एंगल लेते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल में पहले ऊपर छोटा ट्राइंगल अपन लिख देते हैं कि ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे हम लोग ए डी सी, ऊपर एलिमेंट लेंगे एडीसी के, नीचे किसके लेंगे, ए बी सी के, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पहले ये लिख दीजिएगा, अगर आप एबीसी ले तो ऊपर एबीसी लिख दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। अब देखो बेटा, ये जो एंगल है इसके सामने की साइड कौन सी है, ए सी, हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सी ए लिख दे, अपॉन इसके सामने की साइड कौन सी है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमें लेने पड़ेंगे। इसके सामने की साइड कौन सी है, बी सी या सी बी, क्या लिखें, सी बी, इक्वल टू। अब ध्यान से सुनना, ये तो सबने ले लिया, दूसरा एंगल इक्वल, ये सी के सामने की साइड तो कौन सी, छोटा ट्राइंगल में एडी है, एडी कहीं है क्या क्वेश्चन में, इसका मतलब ये लेनी नहीं है। अब छोटे ट्राइंगल में एक एंगल कौन सा बच गया, छोटे ट्राइंगल में एक एंगल बचा आपका, ये एंगल बचा नहीं बचा, और बड़े ट्राइंगल में एक एंगल कौन सा बच गया, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एंगल भी क्या होंगे, तीसरे एंगल आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे, दो इक्वल है, तीसरा भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां देखो, जब छोटे ट्राइंगल में देखे तो सामने की साइड कौन सी आ रही है, सी डी, कौन सी आ रही है, सी डी लिखेंगे ऊपर। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग बड़े ट्राइंगल में कौन सी साइड आएगी, सी ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, सी बी इंटू, ये क्या करना था, इजी एक नहीं है तो एक ही लाइन का, पर कंसेप्ट ढूंढना बड़ी बात है तो एक ही लाइन का आंसर, समझ भाई। यहाँ मार्क्स जो है कंसेप्ट के हैं, किसके हैं, कंसेप्ट के हैं। थ्योरी कितना ज्यादा सोचने की बात नहीं है यहाँ पे कि ज्यादा लंबा लिखो और आंसर पाओ, वो जमाना चला गया। आप दिख रहा है क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, टाइम बहुत कम लगता है। हम लोग पेपर सॉल्व करें कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 1.25 घंटा, और उसमें अपन कौन से क्वेश्चन भी ले रहे हैं साथ में, और वाले भी ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, median of the triangle ABC and PQR respectively, where ABC are similar to PQR. Prove that AB upon PQ equal to AD upon PM. तो क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल लेने हैं हमें, ABC PQR, ABC एंड PQR। ट्राइंगल ABC और BQR सिमिलर है और इसकी मीडियन बना देते हैं, ये मीडियन बना दे, कौन कौन सी मीडियन दे रखी है इसने, AD और PM दे रखी है ना, तो यहां से नहीं बनेगी मीडियन। AD और PM, ये मीडियन है। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। कैसे प्रूव करोगे, जब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो तो। कैसे सिमिलर करोगे बताओ, देखो कि हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एम क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। क्यों, कारण क्या है, पी डी इज हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एम इज हाफ ऑफ क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख देना साइड में। ठीक है, तो लिख, अब हो गया ये, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है बाय ए सिमिलरिटी, ए हाँ एस होगा, ए नहीं होगा, एस सिमिलर, दो साइड और बीच का एंगल ना, एस सिमिलरिटी
ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। सो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हैंस हो गया, नहीं हो गया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, कितने नंबर का है? 5 नंबर का है ना, आसान। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 cones attached to its end using a thin aluminum sheet. Diameter of the model is 3 centimeter and total length is 12 centimeter. If each cone has the height of 2 centimeter, find the volume of air containing. ये तो सिंपल है बेटा, क्या है? ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साइड में क्या बना दिए? कॉन। बन गए कॉन, ठीक है। अब हमारे पास ये हाइट कितनी है इसकी? 2 है। इसकी भी हाइट कितनी है? 2। और टोटल हाइट कितनी है इसकी? 12। तो इस मीटर वाले की हाइट कितनी बची? सिलेंडर की हाइट बची 8। डायमीटर पूरे का 3 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आर इक्वल टू 3/2 हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच बोल दो, इसको अलग अलग बोल दो, रेडियस सेम है ना। तो पाई आर कितना है इसका? 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी सिलेंडर की? 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2। और इसकी हाइट कितनी है? 2 ही है। कौन की हाइट तो कितनी है? 2 ही है। अब कैंसिल हो गया। देखो इजी होता है कैलकुलेशन हमेशा, एग्जाम के अंदर हमेशा कहीं भी देख लो। देखो मजा आ रहा ना कैलकुलेशन, यहाँ पाई रखना साथ में, पाई बोलना मत। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ऊपर तो हो गया 9 पाई इंटू ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ कितना बच गया? ये पाई और 3। और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। क्या बचा? 3 पाई। सॉल्यूशन कितना आ गया बताओ? 18 प्लस 3 21 पाई। अब यहाँ पे भी देखो कितना आसान आया है। जो वॉल्यूम जो आया है 21 इंटू 22/7, तो देखो 7 3 जा वी इक्वल टू कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम में कोई भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं आती अगर आप ढंग से करते हो तो। अगर ढंग से नहीं करते हो तो फिर आपकी कैलकुलेशन क्या होती है? कचरा होता है। कैलकुलेशन क्या होता है? कचरा होता है। कितना सुंदर दिख रहा है देखो, बिल्कुल कोई कैंट साइट ओवर राइटिंग कुछ नहीं करना पड़ता है, और सीधा एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द मिल्क in 200 family of the housing, find the value of x if the median and mean expenditure of milk. क्या बोला है इसने? तो x तो सिंपल निकल जाएगा। पहले कैसे निकालोगे? 200 फैमिली टोटल ना, टोटल फैमिली कितनी है? 200। इन सबको ऐड करो, कितना होगा? 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल टू 200 आना चाहिए। तो ये कितना आया? 172 इक्वल टू 200। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है भाई। एक्स कितना आ गया? अब मीन और मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए, मीन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? मीडियन के लिए आप एफ आई इंटू यू वाले यूज करोगे। चलो अब मुझे डेटा बताना थोड़ा सा, ठीक है? बताओगे? टेबल बनानी पड़ेगी, ऐसे सॉल्व होगा नहीं ये तो। यहाँ बताओ, क्लास है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। क्लास कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है? 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000 से, फिर इतना ही है और आगे? अच्छा, 4000 टू 4500 और 4500 टू
5000 आ गया यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी कितनी दे रखी है? 24, 40 है, 33। एक्स को 28 निकाल लिया, फिर 30, फिर 22, 16, 16 या हाँ 7। अब देखो पहले आपको मीडियन भी निकालना है ना, तो इसमें एक के साथ सी एफ निकालो ताकि इजी रहेगा। तो अलग अलग टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। सी एफ कैसे निकालोगे? 24, ये कितना हो गया? 64, ये कितना हो गया? 97, 125, 155, 177, 184, 200। अब अपन x निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? x। एक्स आई कैसे निकालेंगे? इसका बीच वाला कितना होगा? 1250, फिर 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 475। कैसे निकालते हैं पता है ना? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। अब अपन एज्यूम्ड मीन मान लेंगे ए कितना माने बताओ? जो मानना है 2750 मान ले, 2750। तो यहाँ पे निकालेंगे हम डी आई इक्वल टू ए एक्स आई माइनस ए। तो कितना आएगा? पहले माइनस का 2000 आ जाएगा, फिर माइनस का है, यहाँ गलत किया। 2000 कैसे आया फिर बताओ? 2000 थोड़ी आएगा, यहाँ 1500 आएगा। क्या ही कर रहे हो? 1250 करेंगे कितना आएगा? ये माइनस का 1500 आएगा, ये माइनस का 1000, फिर ये माइनस का 500, फिर 0, फिर 500 प्लस का, फिर 1000, फिर 1500, फिर कितना हुआ? 2000। यहाँ कैसे गलती हुई ऊपर? हाँ वो तो एक ही बात है, अलग अलग डेटा दिया तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास इसमें एच ले लें, एक यूआई भी निकाल दें ताकि इजी होगा। डी आई अपॉन एच। एच क्या लेंगे यहाँ पे? सब में 500 कॉमन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 3, ठीक है, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर क्या निकालना है? एफ आई इंटू यू आई। मल्टीप्लाई करो, 24 3 जा 72, माइनस का 80 और माइनस का 33, फिर 0, 30, 44, 48 और 28। अब आपके पास इनका प्लस कर लिया, कितना आया? ये हो गया 150 और 180, 180 और 185 माइनस का, तो माइनस से कितना हो गया? 185। प्लस का करो, कितना आ रहा है? प्लस का कितना हो गया? 40, 80, 80 और 110, 120, 140, 140 और 150, ये आ रहा है। 150 आना चाहिए प्लस का, ये आ रहा है। सबको प्लस करो, कितना आएगा हमारे पास इन दोनों का? तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू माइनस का 35। कितना आ गया? माइनस का 35। अब निकालेंगे एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार इक्वल टू ए कितना लिया हमने? 2750, माइनस हो जाएगा 35 अपॉन 200 इंटू एच कितना है? 500, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये कितना आएगा? एक्स बार इक्वल टू 2750 माइनस ये कितना हुआ? 25, 15 और 17 अपॉन 2। तो एक्स बार इक्वल टू 2750 माइनस 1 8
87.5, 87.5 माइनस करो, इसमें से कितना आएगा? 87.5 माइनस करो, कितना आएगा? जल्दी करके बताओ। कर लिया? 10वीं क्लास के हो रहे हो तुम लोग। एक्स बार इक्वल टू 5 और ये हो गया 2, 6, 6, 2। ये आंसर आना चाहिए मीन का। किसका? मीन। मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन क्लास के लिए n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 तो क्या 100 है? n/2 क्या है? 100। तो अब मीडियन क्लास ढूंढ लेंगे जल्दी से। कौन सा होगा? CF 125 वाला ये होगा। तो अब हमारे पास देखो, मीडियन क्लास लिख दो पहले। मीडियन क्लास इक्वल टू 25002 3000 है कि नहीं है? तो L कितना आ गया? 2500। फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास? L तो हो गया 2500, n/2 हो गया 100, माइनस इसे जस्ट पहले के CF कितनी? 97। एफ कितना है इसका? फ्रीक्वेंसी 28 इंटू एच कितनी मिडिल क्लास की हाइट? 500। तो 500 तो कितना आएगा? 2500 प्लस 500, 1500 अपॉन 28। तो कट तो करना पड़ेगा, कितना आएगा? 1500 अपॉन 28, 1500 अपॉन 28 करो जल्दी से, कितना आएगा? कितना आएगा? 1500 अपॉन 28, जल्दी करो। 53.57। कितना आएगा? 53.57। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2553.57 आ गया मीडियन। आप आया किसी का? क्यों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड में लेते हैं बेटा। n/2 जस्ट, n/2 के जस्ट आफ्टर की CF क्या है? 125। उसी को क्या लेंगे? मीडियन क्लास लेंगे। उसी को क्या लेंगे? मीडियन क्लास। यहाँ मोड नहीं निकालना, यहाँ क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। समझ में आई बात? कितना सही हुआ? टेबल से ही बनने से काम नहीं होता बेटा, आंसर भी से निकालना पड़ता है। तो सेक्शन ई आपका जो है वो 4 मार्क्स का आ गया केस स्टडी में। किसका आ गया? केस स्टडी में। Two school P and Q decide to award a prize to their student for the two games of hockey, X per student and Y per student. Cricket Y per student. School P decide to award a total of 9500 for the two games and to 5 and 4 students respectively. While school Q decide to award 7340 for the two games, 4 and 3 students respectively. तो कुछ क्या दिक्कत है बताओ? पहले में क्या है? X पर स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 5। तो 5 है ना क्रिकेट वाले, तो 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना है? 9500। दूसरे में क्या है? 4x प्लस 3y 73। कॉल कर लोगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें? पहले को इलिमिनेशन कर दें, पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दूसरे को 5 से कर लें। तो कितने बनेगी इक्वेशन? 20x प्लस 16y 0 0 0 और 38 हो गया। इधर बन जाएगा 20x प्लस 15y इक्वल टू 3685। तो कितना आ गया यहाँ पे? y इक्वल टू कितना आ गया? 051। कितना आ गया? 150 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 150। कोई दिक्कत है? y आ गया तो x कितना आएगा बताओ? 1150 आएगा। कितना आएगा? 1150। अब क्या पूछा है? x निकाल सकते हो? x कितना होगा? हैं? 980 आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा अब इसके अंदर? x की वैल्यू सॉल्व करो, कितना आएगा? 980। ठीक है।
तो फिर पूछा क्या, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। कर सकते हो, ये तो हो गई आपके पास एल्जेब्रिकल टर्म होगी। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी के लिए कौन सा था, वाई, हॉकी के लिए हाँ एक्स, तो हॉकी का एक्स आ गया। प्राइस अमाउंट विच गेम इज मोर एंड हाउ मच, किसका ज्यादा है, एक्स, हॉकी का ज्यादा है ना, नहीं क्रिकेट ज्यादा है, कितना है और ज्यादा कितना है वो फाइंड कर सकते, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। व्हाट विल टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर टू स्टूडेंट ईच फ्रॉम टू गेम्स, दो स्टूडेंट फ्रॉम ईच गेम, 2x+2y, इन दोनों को डबल करके मल्टीप्लाई कर, सॉल्व कर लो, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जगदीश हैज ए फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल AQC. He want to leave a space in form of the square PQRS inside the field. PQRS inside the field for growing wheat and remaining growing vegetables. PQRS. ये किसके लिए है, wheat के लिए, ये वाला, ठीक है, एंड रिमेनिंग फॉर वेजिटेबल, ठीक है। अब क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग, टेक ओरिजिन 0,0 PR-200, 0 एंड QR 200, ठीक है, एंड PQRS बीइंग ए स्क्वायर, PQRS क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब ये भी 200 होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 0,200, और ये क्या हो जाएगा आपका 200, नहीं हाँ ये 0,200 नहीं होगा बेटा, 200, ये वाले एक्स कोऑर्डिनेट 200 है, वाई का भी 200 हो जाएगा, 200,200 हो जाएगा, 200,200, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो x तो -200, y 200, तो माइनस का 200,200 हो जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट, s। देखो ध्यान समझो इसको, ये s है ना, यहां से देखो ये 0,0 है, तो यहाँ 200 है, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, और y कोऑर्डिनेट ऊपर प्लस में है, और स्क्वायर बनाना सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 400 है, सॉरी ये कितनी है 400, PQRS को स्क्वायर करना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, ऊपर वाला को, जो y कोऑर्डिनेट आपका 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 400, ये 400 करना पड़ेगा, तो 200,400 हो गया ये, और ये कितना हो गया -200,400 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R, S, ये तो निकल गया, -200,400 और 200,400। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, एरिया तो निकालो सीधा, लेंथ इनटू, तो साइड का स्क्वायर होता है 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR, ये तो निकालो सीधा, √2a होता ना, पाइथागोरस लगाने जरूरत नहीं, √2a, साइड कितनी है 400 की है, तो √2 × 400, आंसर कितना आ जाएगा 400 √2, 400 √2। इफ साइड S डिवाइड CA in the ratio K/1, what is the value of the K where point P is 200,800? A कितना है 200,800 है, ठीक है। C का दे नहीं रखा, C का कैसे निकालोगे बताओ, दिखना चाहिए आपको सीधा सीधा, देखो ये कितना है 0,100, ये 4 लाइन की तो 400 बना नहीं बना, ये 200, 1 2 3 4 5 6, ये कितना बनेगा -600,0, -600,0। अब क्या पूछा है, S K/1 में डिवाइड करता है, S डिवाइड CA को K/1 में डिवाइड करता है, तो K मान लो, इसको 1 मान लो, फिर तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, x इक्वल टू क्या होगा mx2 + nx1 अपॉन m + n, तो x कितना हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट -200 इक्वल टू mx2, तो m को मान लेते हैं k, ये वाला k ले ले, x2 कितना आ गया यहाँ पे 200 + n1, और x1 मान लेते हैं यहाँ पे कितना, ये 0 अपॉन m + n, k + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, यहां से देखो -200k -200 इक्वल टू प्लस का 200k हो गया, इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 200k इक्वल टू, और 200 + 200 400k हो गया, कितना हो गया
इक्वल टू माइनस का 200, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास बताओ? k इक्वल टू 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, Governing Council of a local public development authority of Dehradun decide to build an adventure playground on the top of the hill, which will be the adequate space for parking. After survey, it was decided to build a rectangular playground, which is a semicircular allotted for the parking at one end of the playground. The length of the breadth of the rectangular playground are 14 and 7 units respectively. 2 quadrant of radius 5 and 2 unit side special sets based on the above information। इसमें डायग्राम मिस है ना, तो डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है इसमें। ये प्लेग्राउंड है केस स्टडी का, यहाँ पार्किंग एरिया है, ये 7 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, ये 14 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। क्या दिक्कत है, पार्किंग एरिया की पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी, ये प्लस ये, तो सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, पाई इंटू आर और प्लस 2d, डायमीटर ऐड करना पड़ेगा ना, तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी बेटा, 7/2, 7/2 प्लस 2 इंटू 2d नहीं 2r, सॉरी 2r, r कितना 2r 7 है, कितना है, तो ये 7 7 11, 11 प्लस 7 कितना आ जाएगा 18, पेरीमीटर कितनी है इसकी 18 मीटर। आ गया पहला। टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है और इसमें, अच्छा यहाँ पे क्वाड्रेंट दे रखे हैं दो ना, ये तो निकाल सकते हो सीधा। पार्किंग एरिया कैसे निकालोगे, सेमी सर्कल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता नहीं होता है, 22/7 इंटू 1/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 आ गया, 77/2 तो ये हो गया 4, 77/4 इसका आ गया। और फिर पूछा टोटल एरिया, इसका एरिया कर दो, क्वाड्रेंट का रेडियस कितनी दे रखी बेटा इसकी, रेडियस 2 यूनिट दे रखी, कैसे नहीं दे रखी बेटा, ये 2 यूनिट, तो θ/360 से निकाल लोगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, ये तो आपका 77/4 प्लस क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 360, θ/1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई 22/7 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 है ना क्वाड्रेंट, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास मल्टीप्लाई कर लो, 77/4 प्लस ये हो गया 44 और 88/14, आगे सोल्व खुद करोगे, अब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया, प्लेग्राउंड का एरिया 28 है, कितना 7/4 है ना, और पार्किंग एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, 2 7 11, 7 1 7 और रेशियो में भी सैंपल कट होता 4, अब क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 11/2, तो आ जाएगा 8/11, 8/11। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ पर यूनिट, तो पूरे के लेंथ फाइंड कर लो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14 14 28 और 14 42 और प्लस ये कितना निकालता 18, सॉरी 18 नहीं 11, बाहर वाले केवल 11 है ना, तो 42 प्लस 11 कितना आएगा 35 इंटू 2 रुपीज है, तो कितना आ जाएगी ये 61, ये इसकी कॉस्ट है। So this is all about your paper. ठीक है, so thank you everyone for watching. This is very important paper for you all. Okay, this is very important paper for you all. So enjoy this one. I think once again, Happy New Year again to all of you. This year is very important for your class point of view. Okay. So be active, work hard, so you can get this in next class. You can get this in next class. Otherwise, possibilities of this one is very less. Okay, so thank you everyone for joining. See you in next class. Bye-bye.